अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। हाज़िर हैं जी नावल राज़ मोहब्बत किस्त नंबर 7 और एक नावल जो रिसेंटली हमारा ख़त्म हुआ है आप लोगों की पुरज़ोर फ़रमाइश के ऊपर, उसको पहले एंड किया गया है और अब हम इसको जैसे-जैसे ये राइटर देती जाएँगी हम लोग इस नावल को भी जारी रखेंगे। साथ में शायद कोई एक आध नावल और हम लोग ऐड कर लें। तो चलें जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसा चल रहा है। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो जी स्टार्ट करते हैं। वो अपने काले मखसूस लिबास में मलबूस थी। पोनी टेल में कैद उसके बाल दाएं-बाएं झूल रहे थे। कानों में ब्लूटूथ मौजूद था। पॉकेट में अरसे रिवॉल्वर पर उसका हाथ धरा था। वो खामोशी से कदम ब कदम चल रही थी। वो बबल गम चबाते हुए बेफिक्री से चल रही थी मगर इसका दिमाग अलर्ट था। इसकी निगाहें आसपास भटक रही थी। वो कुछ सोचकर मुस्कुराई। वो इस वक्त कदरे रश वाली जगह पर मौजूद थी। उसे एक नया टास्क मिला था। वो बिल्कुल मुतमईन थी। किंग का भेजा गया जासूस उसके पीछे था और वो बेफिक्री से चल रही थी। तभी ब्लूटूथ से मोहित की आवाज़ सुनाई दी। हाँ सैम, वो तुम्हारे पीछे ही है। होशियार रहो। हम वैन में ही बैठे हुए हैं और तुम दोनों पर नजर रखे हुए हैं। अब मूव ऑन करो और जल्दी से निकलो इस जगह से। सैम मुस्कुराई। ओके बॉस। सैम आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई जरा आगे को गई, फिर तेजी से बढ़ते बड़े कदम उठाती चलने लगी। वो जासूस भी उसके पीछे लगा हुआ था। वो एक गली में दाखिल हुई। वो आदमी भी उसके पीछे गली में दाखिल हो गया। उसने अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। उसे हुक्म मिला था कि वो सैम खान को जिंदा ही पकड़कर किंग के सामने पेश करे। गली में दाखिल होते ही सैम खान अचानक गायब हो गई थी। वो शख्स इधर-उधर देखने लगा। कहाँ चली गई ये लड़की? यहाँ गलियों के अंदर ही गलियां थीं और इस तरह थी कि एक गली से निकलते दूसरी गली में दाखिल हो जाते। तभी उसे सैम खान एक गली से निकलते दिखाई दे। वो उसकी तरफ लपका। वो खुद को ऐसा दिखा रही थी जैसे वो उसके पीछा करने से बिल्कुल ही बेखबर है। अब सैम खान ने उसके साथ गेम खेलना शुरू कर दिया था। वो एक गली से निकलती तो दूसरी में दाखिल हो जाती। सही मानों में सैम खान ने उसे चकरा कर रख दिया था। वैन में बैठे शान, हैदर और मोहित ने सैम की ये हरकतें देखकर अपना सर पकड़ लिया था। ये लड़की भी ना कभी नहीं सुधर सकती। शान हैदर इनकी मॉनिटरिंग कर रहा था। मोहित भी इसके साथ बैठा था। शान हैदर एक बहुत ही बेहतरीन माहिर और ज़बरदस्त हैकर था। ये सब इसके दाएं हाथ का खेल था। अब तक इसकी मदद से वो बहुत से दुश्मनों को पकड़ चुके थे। जावेर जो कि इन सबको पॉलर छोड़कर एक दोस्त के वालिदैन से मिलने के लिए यहाँ आया था, एक आदमी को यूं गली में रिवॉल्वर पकड़े देखकर वो अलर्ट हो गया। कहीं ये आदमी दहशतगर्द ना हो, कहीं ये किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उसने भी अपना रिवॉल्वर निकाल लिया था। वो अलर्ट था। सैम फिर से कहीं गायब हो गई थी। वो आदमी अब खाली गली में खड़ा सैम को ढूंढ रहा था। ब्लूटूथ से आवाज गूंजी। सैम, कोई और भी है हमारे पीछे। अलर्ट रहो। ओके। जावियर भी इसके पीछे वहां आ पहुंचा। इससे पहले कि वो दोनों कुछ करते, सैम अचानक से कहीं निकली और उस आदमी पर झपट पड़ी। मोहित ने अपना सर थाम लिया। ओफ, ये लड़की कभी भी नॉर्मल हरकतें नहीं कर सकती। इस आदमी को संभलने का मौका ही ना मिला था। उस आदमी के हाथ में पिस्टल था। इसका जहन अपने पिस्टल की तरफ गया। उसने जो ही अपना पिस्टल इस्तेमाल में लाना चाहा, सैम को इसका दिमाग पड़ चुकी थी। उसने फौरन से पेशतर इसके पिस्टल वाले हाथ पर जोरदार किक दे मारी। पिस्टल इसके हाथ से दूर जा गिरा। सैम खान ने मुस्कुराते हुए अपनी पिस्टल इसकी कनपट्टी पर रखते हुए कहा, मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश भी मत करना। मैं सैम खान हूँ। अगले बंदे की कुछ सोचने से पहले ही उसका दिमाग पढ़ लेती हूँ। तभी मोहित और शान हैदर अपनी वैन वहां लेकर आए। मोहित वहीं से उतरकर वह अंदर आया था। क्या हालात हैं? सैम ने अपने कंधे उचकाए। कैसे कह रही हूँ, सामने ही है, देख रहे हो। गुड जॉब। सैम मुस्कुराई। शिकार जाल में फंस चुका है। वो समझ रहे थे कि उन्होंने हमें चारा डाला है मगर असल में तो हमने उन्हें ये चारा डाला था। गुड। मोहित ने तालियां बजाते हुए इसके काम पर दाद दी। मान गए उस्ताद। शुक्रिया। मोहित ने झुककर इस आदमी का पिस्टल उठाया, रस्सी से इसके हाथ मजबूती से बांधे और घसीटता हुआ वैन की तरफ ले गया। जावेद अहद, जो दीवार की ओर से यह सब मुलाहिजा कर रहा था, वो जो ही पलटा उसने अपने पीछे सैम खान को पाया। एक लम्हे को जावियार को भी कुछ समझ में नहीं आया था। सैम ने आन के आन में ही किक मारकर इसका पिस्टल इसके हाथ से गिराकर इस पर पिस्टल तान लिया था। आज भी इसका चेहरा छुपा हुआ था, बस उसकी आंखें ही नुमाया थी।
क्योंकि वो असल अपना चेहरा छुपा कर रखते थे। हैंड्स अप, वो उसे देखकर बोली। न चाहते हुए भी जावियार अहद ने अपने दोनों हाथ ऊपर को उठा लिए। जावियार अहद ने इसकी गहरी आंखों में झांका था। कुछ तो था इन आंखों में। वो हर बार इन आंखों को देखकर क्यों हमेशा खो जाता था? जावियार ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं मेजर जावेद अहद इब्राहिम खान हूँ। सैम खान उसे सरतपार देखने लगी। वो तो मैंने पहचान ही लिया है मेजर जावियार, वरना इस वक्त तुम मेरे सामने जिंदा खड़े ना होते। मैं इसी वक्त तुम्हें ठोक देती। जावियार हैरान ही रह गया था। कैसी बदतमीज लड़की थी। वो उसे तुम कहकर मुखातिब कर रही थी, हालांकि उसने उसे आप कहकर बुलाया था। उसे इज्जत दी थी। ये बताओ, तुम यूं चोरों की तरह हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? आपको कोई गलतफहमी हुई है। दरअसल मैंने इस आदमी को रिवॉल्वर के साथ उधर जाते देखा तो मुझे मशकूक लगा कि कहीं वो किसी को नुकसान ना पहुंचाते। बस इसलिए मैंने उसका पीछा किया ताकि उसे पकड़ सकूं। मगर मुझे नहीं मालूम था कि इसे आपने चारा डाला है। सैम मुस्कुराई। यही तो हमारा काम होता है, दुश्मन को अपने जाल में फंसाना। मगर खैर मिर्जा जावेद अहद, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। बगैर इधर उधर देखिए और जांचे बगैर किसी को भी फॉलो मत करना। यूं ना हो कि शिकार को पकड़ने के चक्कर में खुद ही शिकार बन जाओ। सैम खान ने झुककर इसकी पिस्टल उठाई। पिस्टल जावियार को पकड़ाते हुए कहा, आइंदा इस बात का ख्याल रखिएगा और यूं आइंदा छुपकर आगे का कोई मंजर ना देखे। ऐसा ना हो कि कोई पीछे से आकर आप पर हमला कर दे और हम एक बेहतरीन और ईमानदार और मुहिब वतन मेजर जावियार अहद इब्राहिम खान से हाथ धो बैठे। बस जरा एहतियात। हाँ। सैम खान के इस तरह कहने पर जावियार अहद इब्राहिम खान के होंठों पर एक दिलफरीब मुस्कुराहट दौड़ गई थी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। सैम खान उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। मेरा नहीं ख्याल किसी को मुझसे मिलकर अच्छा लगता है, मगर अगर आप ऐसा कह रहे हो तो देखते हैं आपका ये कहा कब तक ठीक साबित होता है। जावियार मुस्कुरा दिया। तभी ब्लूटूथ से मोहित की आवाज गूंजी, सैम खान, मिशन इज कंप्लीट, वी हैव टू गो। ओके, आई एम कमिंग। सैम खान जावियार को देखते हुए बोली, चलते हैं। उम्मीद है कि आप दोबारा मुहतात होंगे। जावियार ने मुस्कुराकर सर हाँ में हिलाया और सैम खान वहां से चली गई। जावियार मुस्कुराया था। दिल में एक ख्याल अचानक आया, काश कि मैं उसका चेहरा देख सकता। लाहौल वाला कुव्वत, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। जावियार ने अपनी सोच पर लाहौल पड़ी और वहां से रवाना हो गया, क्योंकि उसे इन सबको पॉलर से लेने भी जाना था। मगर पूरे रास्ते में वो इस लड़की की जात में ही गुम रहा। क्या था इस लड़की में ऐसा जो वो उसकी जानिब खिंचा जा रहा था? क्यों वो बार बार उस लड़की के बारे में सोच रहा था? क्या वो इसकी पर्सनैलिटी से मुतासिर हो गया था या फिर इसके काम से? इतना तो वो जान ही चुका था कि वो किसी खुफिया मिशन पर ही थी और ये वही उसी दिन लड़की वाली लड़की थी जिसने अपनी जान पर खेलकर उस बच्ची की जान बचाई थी। वो जब भी उससे मिली थी, इसका इस पर इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ा था। वो इससे मुतासिर हुए बगैर रह न सका था। उसे भी ऐसी ही हमसफर चाहिए थी, मगर जो किस्मत को मंजूर था। क्या था वो लड़की? इसके बारे में सोचते हुए उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट प्यारी सी दौड़ गई थी। इसके दिल ने चाहा कि बस एक बार इसकी फिर से उस लड़की के साथ मुलाकात हो जाए और उसका चेहरा देख पाए। होला जो ही घर आई वो सीधी किचन में चली आई। मामा, ये बरीरा कहाँ है? बेटा, इसके सर में दर्द था, वो कमरे में आराम कर रही है, वहां जाकर इसे डिस्टर्ब मत करो। मामा, इसकी तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं है? मैं देख कर आती हूँ उसे। होला परेशान हो गई थी। वो जाने लगी तो ताहिरा ने इसे रोक लिया। बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो दवाई लेकर सोई है, उसे डिस्टर्ब मत करो। मगर मॉम, कहीं इसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई हो। ताहिरा से किचन से निकल आई थी। तभी बरीरा भी न जाने कब कमरे से निकलकर वहां आई। होला को इसका अंदाजा न हुआ था। उसने पीछे से आकर होला को हक कर लिया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ताहिरा मुस्कुराई। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? होला ने उसे देखते हुए पूछा। हाँ, अब बेहतर हूँ, मगर सर में अभी भी थोड़ा दर्द सा है। अच्छा, तो फिर डॉक्टर के पास चले? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने दवाई ले ली है, ठीक हो जाऊंगी। वैसे तुम बहुत प्यारी लग रही हो। खोला खुश हो गई। अच्छा, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? मेहमान आते ही होंगे। और मामा, आप भी अभी तक किचन में ही घुसी हुई हैं, आप भी तैयार नहीं हुई। बस बेटा, थोड़ा सा काम रह गया, वो कर लो, फिर तैयार होती हूँ। तुम तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। खोला उसे हाथ से पकड़कर वहां से ले गई। इन दोनों की ये मोहब्बत देखकर ताहिरा मुस्कुराई। बरीरा को खौला ने तैयार किया था। इसका दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था, मगर खौला की जिद थी कि वो इसके साथ आए। और दूसरा बीजा ने उसे पैगाम भिजवाया था कि वो भी साथ चले।
بی جان اب کافی بہتر تھیں، اس لیے وہ بھی ساتھ میں چل رہی تھی۔ سب وہاں آ چکے تھے۔ سامنے ہی اسٹیج پر دلہا اور دلہن بڑے خوشگوار موڈ میں بیٹھے آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ بس سعد کی فیملی ابھی تک وہاں نہیں پہنچی تھی۔ بریرہ جب تیار ہو کر باہر آئی تو سعد چاچو اور سنان لاؤنج میں ہی کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ السلام علیکم چاچو۔ وعلیکم السلام۔ سعد نے بریرہ کو خود سے لگاتے ہوئے اس کا سر چوم کر کہا، ماشاءاللہ میری بیٹی تو بڑی پیاری لگ رہی ہے۔ تھینک یو چاچو۔ اچھا یہ تو بتاؤ اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ طاہرہ بتا رہی تھی کہ تمہارے سر میں درد تھا۔ جی چاچو، اب میں بہتر ہوں۔ تبھی خولا طاہرہ کے ساتھ وہاں چلی آئی۔ پاپا دیکھیں کیسی لگ رہی ہیں ماما، خولا نے کہا۔ سعد طاہرہ کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولے، بھائی تعریف کے سارے الفاظ تو تمہاری ماما پر ہی آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اوہو، ان دنوں نے طاہرہ کو چھیڑا۔ کیا بات ہے ماما، طاہرہ شرما گئی تھی۔ بے شرم کہیں کہ بھلا کوئی اپنی ماں کو ایسے بھی کہتا ہے کیا؟ چاچو آج تو چچی آپ پر بجلیاں گرانے کا ارادہ رکھتی ہیں، سنبھل کر رہیے گا۔ بریرہ نے شرارت سے کہا تو طاہرہ نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا، یعنی کہ تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی ہو۔ سعد طاہرہ کو دیکھتے ہوئے بولا، ہاں بیٹا اب تو سنبھل کے رہنا بہت ہی مشکل ہوگا۔ آپ کی چچی تو سارے ہتھیاروں سے لیس ہو کر ہی آئی ہیں، میں تو ابھی سے ہی چاروں شانے چت ہو گیا ہوں۔ طاہرہ خفگی سے بولی، یہ کیا آپ بھی بچوں کے ساتھ بچے بن گئے ہیں؟ چلے ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ چاروں ہنس پڑے۔ چلے بیگم صاحبہ، وہ سب ہنستے مسکراتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ حشمت خان کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں، تبھی وہ اسے نظر آ گئی جس کی اسے کب سے تلاش تھی۔ اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے، وہ ان کی طرف بڑھا، وحید خان بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ حشمت خان نے سعد کو اس کی فیملی کے ساتھ ویلکم کیا۔ سعد اب وحید خان کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا اور حشمت خان کی نگاہیں بریرہ کا طواف کر رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو تم، حشمت خان نے ذرا سا جھک کر بریرہ سے کہا۔ تھینک یو انکل، یہ کہہ کر بریرہ آگے بڑھ گئی جہاں پر بی جان اس کی منتظر تھی۔ خولا، طاہرہ اور بریرہ اسٹیج کی طرف بڑھ گئیں جہاں پر سبھی لوگ موجود تھے۔ السلام علیکم بی جان، بریرہ بی جان کے سامنے سر جھکا کر ادب سے بولی۔ بی جان اسے سر پر پیار کرتے ہوئے کہنے لگی، کہاں رہ گئی تھی؟ میں کب سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں۔ بریرہ کے بجائے خولا نے جھٹ سے جواب دیا، بی جان وہ دراصل بریرہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، یہ تو نہیں آ رہی تھی مگر میں اسے زبردستی لے آئی کیونکہ آپ نے اسے آنے کا کہا تھا نا، اسی لیے۔ بی جان پریشان ہو چکی تھی یہ سن کر۔ پھر تم اسے کیوں لے آئی؟ آرام کرنے دیتی نا اسے، بیٹا طبیعت زیادہ خراب تو نہیں ہے نا؟ بی جان نے پریشانی سے پوچھا، اگر زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ بی جان کی اپنے لیے یہ فکر مندی دیکھ کر بریرہ مسکرائی اور بی جان کو خود سے لگاتے ہوئے سلمیٰ، حلیمہ، فاطمہ، زولا اور شرمین کو دیکھ کر بولی جو کب سے دادی پوتی کا یہ پیار اور فکر نفرت اور غصے سے دیکھ رہی تھی، میری پیاری بی جان میں بالکل ٹھیک ہوں، اب آپ کو دیکھ لیا ہے نا، اب میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ ڈرامے باز لڑکی، حلیمہ بڑبڑائی، پاگل لڑکی۔ بی جان پیار سے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے مسکرا کر بولی، یہاں سے اٹھو، ادھر میرے ساتھ بریرہ بیٹھے گی۔ پھر اپنے ساتھ بیٹھی شرمین سے بولی، تم کہیں اور جا کر بیٹھو، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر حلیمہ کو تو آگ ہی لگ گئی، اماں پہلے میری بچی بیٹھی تھی، یہ اس کی جگہ ہے، آپ اسے کیوں اس کی جگہ سے اٹھا رہی ہیں؟ حلیمہ پھٹ پڑی تھی، کیوں جہیز میں ملی تھی اسے یہ جگہ؟ بی جان کا یہ جواب سن کر عالیہ، طاہرہ، خولا، ہنسا، ہانیہ مسکرائی تھی۔ بریرہ دل جلا دینے والی مسکراہٹ سے شرمین کو دیکھ رہی تھی۔ اب اٹھ بھی جاؤ، میرا سر چکرا رہا ہے۔ بریرہ نے اپنا سر تھام لیا جیسے سچ میں اس کا سر چکرا رہا ہو۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا، یہ دیکھ کر بی جان پریشان ہو گئی تھی اور شرمین سے کہا، کم بخت اب اٹھ بھی جا، دیکھ نہیں رہی تم کم بچی کا سر چکرا رہا ہے؟ شرمین نے پہلے اپنی ماں حلیمہ کو دیکھا پھر اٹھ گئی اور دانت پیستے ہوئے غصے سے بولی، نانو اس کا سر نہیں چکرا رہا بلکہ یہ آپ سب کو چکر دے رہی ہے۔ ہے کم بخت، کتنی لمبی زبان ہے تیری۔ شرمین پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے ہٹ گئی، مگر جاتے جاتے شرمین نے جب بریرہ کو دیکھا تو بریرہ نے دل جلا دینے والی مسکراہٹ سے اسے دیکھ کر آنکھ بند کی تھی۔ شرمین جل کر خاک ہو گئی۔ بیٹھ جاؤ بیٹا۔ جی بی جان۔ بریرہ اپنے سر پکڑے وہیں بی جان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ سچ میں اداکاری کرنے میں ماہر تھی، دل ہی دل میں وہ ہنس رہی تھی۔ بریرہ بیٹا زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ اگر کہو تو ہم تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں، طاہرہ فکر مندی سے بولی۔ نہیں نہیں چچی، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ذرا سا چکر آ گیا تھا، حلیمہ نے اپنی آنکھیں گھمائیں۔
ड्रामे बाज कहीं की। अम्मा को तो इस लड़की ने अंधा ही कर दिया है। खाने का दौर शुरू हुआ तो बरीरा ने इन सबसे अलग थलग एक दूर टेबल संभाल ली थी। इसके हाथ में मोबाइल फोन था और उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर कुछ टाइप कर रही थीं। होला इसे खाने का पूछने आई थी, जिस पर उसने माजरत कर ली थी कि इसका दिल नहीं चाह रहा। होला चली गई। वो अपने मोबाइल फोन में मसरूफ थी, तभी नबील खान इसकी टेबल पर आकर बैठ गया। बरीरा ने सर उठाकर उसे देखा, जो इसका सर तपा जायजा लेने में गुम था। नबील ने टेबल पर अपनी दोनों कोहनियां लगाईं और बरीरा की तरफ जरा सा झुका। बरीरा ने अपना मोबाइल टेबल पर पटका और गुस्से से कहा, यह क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? वो हंसा। अभी तुमने मेरी बदतमीजी देखी कहाँ है मिस बरीरा असद इब्राहिम खान? और ना मुझे कुछ देखने में कोई दिलचस्पी भी है। सो दूर रहो मुझसे मिस्टर नबील खान। बरीरा ने उसे वार्निंग दी, जिस पर वो हंसा। अब तो ये नामुमकिन है। जो तुमने मेरे साथ सलूक किया है ना, इसका हिसाब तो मैं लेकर ही रहूंगा। बरीरा दिल जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ उसे देखते हुए बोली, थप्पड़ खाकर भी तुम्हारा ये मोटा दिमाग ठिकाने पे नहीं आया क्या मिस्टर नबील? और कितना जलील हो गया मुझसे। वो इसका मजाक उड़ाते हुए बोली, कितने शर्म का मुकाम है कि एक लड़की से तुम बार बार हर बार जलील हो रहे हो। नबील खान की बर्दाश्त यहीं तक थी। उसने गुस्से से टेबल पर मुक्का दे मारा और दांत पीसते हुए बोला, तुमने नबील खान पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया है। ये जान लो तुमने अपनी जिल्लत को दावत दी है। मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम्हारी साथ नस्लें याद रखेंगी। नबील खान ने उसे धमकी दी थी। बरीरा हंसी। ओह अच्छा, सच में? अगर बरीरा कुछ करने पर आई ना, तो फिर तुम्हारी साथ क्या 700 नस्लें याद करेंगी। इसलिए बी केयरफुल। बरीरा असद खान से दूर रहो। इसी में ही तुम्हारी बेहतरी है। नबील खान मकाराना मुस्कुराहट के साथ अपनी ठोड़ी खुजाते हुए उसे सरतपा देखते हुए कहने लगा, अब तो मेरा हर रास्ता तुम पर ही आकर खत्म होता है बरीरा असद खान। तैयारी पकड़ लो। अनकरीब तुम नबील खान का नसीब बनने वाली हो। इनकी तरफ आते हुए जावियार अहद ने नबील खान की ये बात सुन ली थी। बरीरा हंसी और हंसते ही चली गई। उसे यूं हंसते देखकर नबील खान को उसके ज़हनी तवाज़ुन पर शक हुआ था। बहुत अच्छा जोक था मिस्टर नबील खान। तो मुझे अपना नसीब बनाने चले हो? वो अपने सीने पर उंगली रखते हुए जैसे उससे पूछ रही थी। अगर ये सोच रहे हो तो मैं तुम्हें याद करवा दूं कि मैं बरीरा हूँ। बरीरा, जो जूती भी अपनी पसंद की लेती है और दुश्मन भी अपने टक्कर का बनाती है। और तुम ख्वाब देखने चले हो मुझे अपना नसीब बनाने का। व्हाट द हेल। बरीरा उठ गई और उसके साथ नबील खान भी उठ गया था। बरीरा इसके पास आई और उसके कंधे पर नजर न आने वाली गर्द साफ करते हुए कहने लगी, तो मिस्टर नबील खान, दिन में ऐसे ख्वाब देखना और वो भी ऐसे खतरनाक, ओहो, ये तो बिल्कुल भी अच्छी अलामत नहीं होती। पागल होने का खदशा होता है। इसीलिए जल्दी से किसी माहिर साइकोलॉजिस्ट के साथ रब्ता करो और अपना इलाज कराओ। एक खैर ख्वाह का यही मशवरा है तुम्हें। बरीरा ने टेबल से अपना मोबाइल उठाया और उसे देखकर मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। नबील खान ने गुस्से से टेबल पर मुक्का दे मारा। वो दांत पीसते हुए बोला, देख लूंगा मैं तुम्हें बरीरा असद। वो जो ही पलटा, उसके सामने पीछे खड़े उसका सामना पीछे खड़े जावियार अहद इब्राहिम खान से हो गया था। जावियर कड़ी निगाहों से उसे देख घूर रहा था। ये सब क्या था? ये मेरा और उसका ज़ाती मामला है। तुम खुद को इसमें इन्वॉल्व मत करो, नबील ने कहा। ये हमारी फैमिली का मामला है, जावियर गुस्से से बोला। फैमिली? नबील खान नखवत से बोला। बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ मैं इस फैमिली को भी और उसके हर फर्द को भी। तुम हमारे मामले में इंटरफेयर मत करो। ये कहकर नबील खान जाने लगा तो जावियर ने इसके बाजू से पकड़कर उसे जाने से रोक लिया। नबील खान कभी उसे तो कभी अपने बाजू को देखने लगा, जो इसकी सख्त गिरफ्त में था। जावियर अहद एक एक लफ्ज चबाते हुए वो कहने लगा, मिस्टर नबील खान, अभी जो ख्याल तुम्हारे दिल में आया है ना, उसे निकाल बाहर फेंको और उस लड़की से दूर रहो। नबील उसकी गिरफ्त से अपना बाजू छुड़ाते हुए बोला, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अब होगा वही जो नबील खान चाहेगा। इसलिए खुद को ना मामलात से दूर रखो। तुम्हारा काम मुल्क की हिफाजत करना है, हमारे साथी मामलों में मुदाखलत करना नहीं। और जितना हो सके खुद को हमारे साथी मामलात से दूर ही रखो। आई होप यू अंडरस्टैंड। नबील वहां से चला गया। जावियार ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। देख लूंगा मैं तुम्हें भी नबील खान। बरीरा के सर में शदीद दर्द होने लगा था, जिसकी वजह से ताहिरा ने इसकी हालत को देखते हुए उसे सनी के साथ घर भेज दिया था।
خولا بھی اس کے ساتھ آنے چاہتی تھی مگر اس نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ فنکشن انجوائے کرے۔ سنی اسے گھر ڈراپ کر کے واپس چلا گیا تھا۔ بریرہ کے جانے کے بعد نبیل خان بھی وہاں نہیں رکا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کلب چلا گیا تھا۔ اس نے اب ساری رات وہیں بسر کرنی تھی، شراب و شباب کے ساتھ۔ وہ جاسوس آدمی کرسی پر بیٹھا رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ شانی اور وکی نے ہر وہ کوشش اور حربہ آزمایا تھا جس سے وہ بول سکتا تھا، مگر اس نے تو اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکالا تھا۔ تبھی معید وہاں پر آیا۔ کچھ اگلا اس نے شانی سے پوچھا۔ شانی سر نفی میں ہراتے ہوئے بولا، ایک لفظ بھی نہیں۔ معید آگے بڑھا، اس کے تو اچھے بھی بولیں گے۔ معید نے اس کا دایاں ہاتھ پکڑا اور بولا، بتاؤ کنگ اصل میں کون ہے؟ اصل ٹھکانہ کہاں ہے اور اس کے آگے کے کیا کیا پلانز ہیں؟ بتاؤ جلدی سے، ورنہ میں تمہاری انگلیاں ایک ایک کر کے توڑتا جاؤں گا۔ اس آدمی نے سر نفی میں ہلایا۔ اوکے، تو تم نہیں بتانا چاہتے؟ ایز یو وش۔ معید نے اس کی بیچ والی انگلی پکڑی اور توڑ ڈالی۔ وہ آدمی تکلیف سے چلایا۔ اب بولو گے یا نہیں؟ معید نے اس سے پھر سے پوچھا۔ اس آدمی نے سر نفی میں ہلایا۔ اس بار معید نے اس کی دوسری اور پھر تیسری انگلی بھی توڑ ڈالی۔ پورا کمرہ اس آدمی کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ معید نے پھر سے پوچھا مگر اس کا جواب انکار ہی رہا۔ چلو ٹھیک ہے پھر، جب میں آہستہ آہستہ کر کے تمہارے جسم کی ساری ہڈیاں توڑ دوں گا تب تمہیں اس کا اندازہ ہوگا۔ معید نے اس کا انگوٹھا پکڑا اور بری طرح سے توڑ ڈالا۔ وہ آدمی تکلیف سے پورا منہ کھول کر چلایا۔ ایک منٹ رکو، شانی نے اس کے منہ کی طرف دیکھتے ہوئے معید سے کہا۔ کیا ہوا؟ معید نے پوچھا۔ شانی آگے بڑھا اور اس کا منہ کھول کر اس کے منہ کے اندر جھانکا، جہاں پھر اس کا منہ بند کرتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ یہ نہیں بولے گا، ساری کوششیں فضول ہیں۔ کیا مطلب؟ معید نے ناسمجھی سے شانی کو دیکھا۔ مطلب یہی کہ اس کی زبان پہلے سے ہی کاٹی جا چکی ہے تاکہ یہ پکڑا جائے تو پھر ہمیں یہ سب کچھ نہ بتا سکے۔ اوہ شٹ! معید نے غصے سے دیوار پر مکہ دے مارا۔ وہ آدمی بہت چالاک اور مکار ہے۔ وہ بہت آگے کی سوچ لیتا ہے، اتنا جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اب اس کے پکڑنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ اب ہم باس کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے جاسوس تو پکڑ لیا مگر وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ تبھی سیم خان وہاں داخل ہوئی۔ معید کی یہ حالت دیکھ کر وہ فکر مندی سے بولی، واٹ ہیپن؟ کیا ہوا ہے؟ وہ شان حیدر اور وکی کو دیکھنے لگی۔ شان نے پوری بات بتا دی۔ سیم خان گہری سوچ میں پڑ گئی۔ واقعی ہمارا دشمن تو بہت عقل مند اور شاطر ہے۔ یہ نہیں کہ وہ جانتا تھا ہم اس کو ضرور پکڑ لیں گے، اس لیے اس نے اس کی زبان ہی کاٹ ڈالی تاکہ ہمیں اس سے کچھ نکلوا نہ سکے۔ اب ہم باس کو کیا جواب دیں گے؟ جو بھی ہمیں ٹاسک ملتا ہے ہم اس میں ناکام ہو جاتے ہیں، باس ہم پر بہت غصہ ہوں گے۔ تم فکر نہ کرو، میں باس سے خود بات کروں گی۔ سیم نے اسے مطمئن کرنا چاہا، پھر کچھ سوچ کر بولی، کیا ہوا کہ یہ منہ سے نہیں بول سکتا مگر کاغذ پر لکھ تو سکتا ہے نا؟ ہم اس سے کاغذ کے ذریعے بات چیت کر سکتے ہیں۔ سیم خان کے اس آئیڈیا پر سب نے تعریفی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں۔ سیم خان مسکرائی۔ معید نے شانی کو کاغذ پین لانے کو کہا، پھر وہ سیم خان کی طرف متوجہ ہوا۔ تم کہیں جا رہی ہو اس وقت؟ ہاں، بریرہ کے کسی کام کے سلسلے میں جا رہی ہوں۔ کہاں؟ حشمت خان کے گھر، وہی نقب لگانے جا رہی ہوں۔ کیا؟ تم پاگل ہو کیا؟ وہاں جگہ جگہ کیمرے لگے ہوں گے، تم پکڑی بھی جا سکتی ہو۔ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ تم اکیلی نہیں جا سکتی۔ تبھی شانی پین کاغذ لے کر آ گیا تھا اور اس سے پین کاغذ لیتے ہوئے بولا، تم شانی کے ساتھ چلی جاؤ، یہ وہاں لگے کیمروں کو کچھ وقت کے لیے بند کر دے گا، تب تک تم بھی اپنا کام آسانی سے کر لو گی۔ اس کی ضرورت تو نہیں تھی، بٹ تم فورس کر رہے ہو تو اسے بھی لے چلتی ہوں۔ چلو پھر، جب تک تم ادھر کا کام نپٹاؤ میں وہاں کا کام نپٹاتی ہوں۔ آخر پتہ تو چلے اس آدمی کا بریرہ کی ماں کے ساتھ کیا تعلق تھا، اور مجھے حقیقت پتہ لگانی ہے۔ ہمیں اس کے گھر جا کر ہی کچھ پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، مگر اپنا خیال رکھنا، اگر تمہیں کچھ ہو گیا نا تو پھر باس سے میری کھچائی ہوگی۔ معید نے سیم خان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سیم نے مسکراتے ہوئے کہا، تم فکر ہی نہ کرو، میں ہوا کی رفتار سے جاؤں گی اور ہوا کی رفتار سے واپس آؤں گی۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ سیم خان نے سر میں ہلایا اور شانی کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ انہوں نے اپنی گاڑی حشمت خان کے عالیشان کوٹھی کے کچھ فاصلے پر ہی جھاڑیوں کے پیچھے اندھیرے میں روک لی تھی۔ سیم خان اپنے مخصوص لباس میں ملبوس تھی۔ اس نے اپنا چہرہ اچھی طرح سے کور کر رکھا تھا۔ اس نے اپنا بیگ پیچھے ہی لٹکا رکھا تھا۔
شان हैदर की उंगलियां तेजी से लैपटॉप पर हरकत कर रही थी। घर के बाहर काफी मुसल्ला बॉडीगार्ड्स थे। तुम्हारा दरवाजे से जाना इम्पॉसिबल है और घर के अंदर भी जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। इसलिए तुम्हें इस घर के अंदर जाने के लिए इसका अगवी हिस्सा इस्तेमाल करना होगा। वहां पर चंद कैमरे ही लगे हुए हैं जिन्हें अब मैं बंद करने जा रहा हूँ। तुम जाकर अपना काम शुरू करो, मैं यहाँ का काम संभालता हूँ। ओके। सैम खान आहिस्तगी से गाड़ी से निकली और उसको घर के अगवे हिस्से में की तरफ बढ़ गई। वहां पहुंचकर उसने अपना बैग खोला और रस्सी निकाल ली। उसने रस्सी का कुंडा ऊपर की तरफ उछाला, जो रैगिंग के साथ अटक गया। उसने रस्सी कमर के साथ बांध ली और तेजी के साथ ऊपर की तरफ जा रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने अपनी कमर से रस्सी निकाली, इधर-उधर देखा। ब्लूटूथ से शानी की आवाज सुनाई दी। सैम, अब तुम दाएं तरफ मुड़ जाओ। मैंने वहां के कैमरे बंद कर दिए हैं। ओके। सैम बड़ी होशियारी के साथ आगे बढ़ रही थी। वहां कई कमरे थे। अब इन कमरों में से उसने हशमत खान का कमरा ढूंढना था। सामने 3 ही कमरे थे। वो एक कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। उसने अपने साथ लाई हुई टॉर्च ऑन की। उसने टॉर्च की रोशनी इधर-उधर डाली। ये शायद नबील खान का कमरा था क्योंकि पूरे कमरे की दीवारों पर उसी की ही तस्वीरें लटकी हुई थी। नबील खान, बरीरा असद खान का सबसे बड़ा दुश्मन। चलो, चलकर इसके वार्डरोब में कुछ ढूंढते हैं। शायद कुछ मिल ही जाए जो बरीरा असद खान के कुछ काम आ जाए। वो आगे बढ़ी और इसका वार्डरोब खोलकर इसकी चेकिंग करने लगी। एक दराज खोलने पर उसे एक मोटा खाकी लिफाफा मिल गया, जो कि बिल्कुल पैक था। शायद अभी कुछ वक्त पहले कोई इसके नाम भेज चुका था क्योंकि इस पर आज की डेट लिखी हुई थी और इसके साथ ये लिखा था, जस्ट फॉर नबील खान। ओह! सैम खान ने लिफाफा चेक किया। वो जो कुछ उसमें मिला था, वो बहुत ही खास था। सैम मुस्कुराई। दिस इज़ ओनली फॉर बरीरा असद खान। ये उसके बहुत काम आ सकता है। तभी उसे ब्लूटूथ से शानी की आवाज़ सुनाई दी। सैम, वहां से निकलो, हरी अप। अब वो लोग आ गए हैं और अब अंदर ही आ रहे हैं। तुम्हें वहां से जल्दी से निकलना होगा, इससे पहले कि हम फंस जाएं। ओके ओके, आई एम कमिंग। सैम खान ने वार्डरोब बंद किया और वो लिफाफा अपने बैग में डाला, जल्दी से बाहर निकली। मगर सामने ही इसे सीढ़ियों से हलीमा और हशमत खान ऊपर आते दिखाई दिए। ओह नो, ये तो इसी तरफ ही आ रहे हैं। शानी की आवाज गूंजी। सैम, लेफ्ट साइड वाले रूम में चली जाओ, वहां कोई भी नहीं है। ओके। सैम खान जल्दी से दीवार की ओर होती लेफ्ट रूम में दाखिल हो गई। यहाँ बहुत अंधेरा था, कुछ भी दिखाई ना दे रहा था। सैम खान ने अपनी टॉर्च ऑन की और इर्द-गिर्द रोशनी डालने लगी। ये कोई शायद स्टोर रूम लग रहा था। यहाँ पुरानी चीजें ही पड़ी हुई थी, जो शायद नाकाबिले इस्तेमाल समझकर इधर ही फेंक दी गई थी। तभी शानी की आवाज उसे सुनाई दी। सैम, अब वहां से निकलो, वो लोग अपने कमरे में चले गए हैं। ओके। सैम खान वहां से निकलने लगी थी, तभी कोई चीज इसके पांव से नीचे आई थी। वो शायद किसी फोटो फ्रेम का शीशा था, जो इसके मजबूत बोटों के नीचे आकर टूटकर किरची किरची हो गया था। सैम खान ने झुककर फ्रेम उठाया तो धक से रह गई। इस फ्रेम से एक तस्वीर निकलकर नीचे गिरी थी, जिसे सैम खान ने नीचे से झुककर उठा दिया था। ये इसके चौंकने के लिए काफी था। वो किसी और की तरफ नहीं, बल्कि मरियम की तस्वीर थी और इसकी तस्वीर पर काले मार्कर से कांटे का निशान लगा हुआ था। मगर वो तब ज्यादा चौंकी जब इस तस्वीर के नीचे उसे बरेरा की छोटे साइज की तस्वीर नजर आई। उसने झुककर बरीरा की वो तस्वीर उठा ली। ये तस्वीर विस्मा और शहरयार के निकाह वाले दिन की थी, जहां पर वो हंस रही थी। यकीनन उसी वक्त किसी ने ये तस्वीर ली थी। मगर कौन? क्या हशमत खान? मगर बरीरा या फिर उसकी माँ मरियम से क्या ताल्लुक? इस तस्वीर पर भी मार्कर से कांटे का निशान लगा हुआ था। सैम, क्या तुम मुझे सुन रही हो? शानी ने उसे पुकारा। हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। तुम कहाँ हो सैम? आर यू ओके? या, आई एम फाइन। तो फिर वहां क्या कर रही हो? जल्दी से निकलो यहाँ से। वहां कोई भी आ सकता है। चलो निकलो, हरी आप। सैम खान ने वो दोनों तस्वीर अपनी जेब में रसी और वहां से आहिस्तगी से बाहर निकल आई। वो रस्से के जरिए वापस नीचे उतर आई। अब वो दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। कुछ मिला? शानी ने लैपटॉप बंद करते हुए उससे पूछा। सैम खान ने सर हाँ में हिलाते हुए कहा, कुछ मिला है? और भी बहुत कुछ मिल सकता था, बट ये लोग जल्दी आ गए। मुझे इसका अंदाजा नहीं था। हाँ, क्योंकि शायद बरीरा वहां नहीं थी, इसलिए हशमत खान भी वापस चला आया। हाँ, ये सही कहा तुमने। चलो फिर चलते हैं। वो दोनों जैसे आए थे वैसे ही वहां से चले भी गए। थोड़ी देर बाद वो चारों एक साथ बैठे थे। सैम खान मुरीद के साथ बैठी थी। सैम ने उससे पूछा, कुछ बताया उस आदमी ने? नहीं, कुछ खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हुई।
उसने इतना बताया कि वो किंग को नहीं जानता क्योंकि वो अपना चेहरा हर वक्त मास्क के पीछे छुपाए रखता है। आज तक इसका कोई भी चेहरा नहीं देख पाया है। यहाँ तक कि जब वो किसी के साथ डेकिंग भी करता है तो उसे भी अपना चेहरा नहीं दिखाता। इसका चेहरा सिर्फ और सिर्फ एक दाएं हाथ टाइगर ने देख रखा है और कोई भी नहीं। उसने अपनी पहचान छुपा कर रखी हुई है। यानी कि वो अपने पकड़े जाने और अपनी असलियत दुनिया के सामने आने से डरता है। सैम खान सोचते हुए बोली। हम मंजिल के बहुत करीब आ गए, बस चंद एक कदम की दूरी पर है। अनकरीब इस शख्स की असलियत खुलने वाली है। इसका मास्क ही हमारी राह की सबसे बड़ी रुकावट है। जो ही इसका मास्क हटेगा, सारी धुंध ही छट जाएगी। हम्म हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। मोहित इसकी बात की मोहित इसकी बात की तायद करते हुए बोला। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें वहां से कुछ मिला? सैम खान मुस्कुराते हुए बोली। सैम खान कहीं जाए और उसे कुछ भी ना मिले? ये कैसे हो सकता है? अच्छा फिर क्या लेकर आई हो वहां से? मोहित ने दिलचस्पी से पूछा। सैम खान ने अपने बैग से वो लिफाफा और दोनों तस्वीर निकालकर टेबल पर रख दी। तस्वीरें देखकर ही मोहित बोल पड़ा। ये तो बरीरा और उसकी अम्मी की तस्वीरें हैं। हाँ बिल्कुल। मगर इनकी तस्वीरें हशमत खान के घर में क्या कर रही थी? और इन पर कांटे का मार्क? समझ नहीं आ रहा। यानी कि बरीरा का शक दुरुस्त था। बिल्कुल। तुम सही जा रहे हो। यानी कि इस शख्स का बरीरा और इसके खास कर इसकी माँ से बहुत ही खास ताल्लुक रहा है। और यकीनन इनके पीछे कोई कहानी या फिर कोई राज दफन है। और हमें ये राज जानना ही होगा। तभी हम असलियत तक जा पहुंचेंगे। इन दो तस्वीरों के पीछे ही पूरी कहानी छुपी है। अब ये सारे रास्ते एक ही मंजिल को जा रहे हैं। मगर हम ये सब करेंगे कैसे? ये हम नहीं, बल्कि बरी रासत खान खुद करेगी। क्या मतलब? सैम खान की बात सुनकर मोहित चौंका। यही कि सैम खान अपना काम करने के लिए रात अंधेरे को निकलती है और ये काम बरी रासत खान दिन की रोशनी में करेगी। मैं समझा नहीं। मोहित अब भी नहीं समझा था। मैं तुम्हें समझाती हूँ, मगर ये खतरनाक हो सकता है। ये सब कैसे करेगी? मोहित बरीरा के लिए फिक्रमंद हुआ। मुझे बताओ तो सही कुछ। सैम खान पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ मोहित को देखते हुए बोली। हाँ जानती हूँ, मगर ये सब तुम्हारे सोचने का काम नहीं है, इसलिए तुम सिर्फ अपने काम पर ही तवज्जो दो। बरीरा असद खान ये सब खुद कर लेगी। ठीक है, मत बताओ। मैं बरीरा से खुद ही पूछ लूंगा। मैं भी मोहित अफंदी हूँ, वो भी मुझे सब कुछ बता देगी। सैम खान उसे देखकर मुस्कुराई।